चलिए आइए अब हम लोग देखते हैं लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस। क्वेश्चन 1, एक्सप्लेन द ओवरव्यू ऑफ द इंडियन सिविलाइजेशन इन डिटेल। इंडियन सिविलाइजेशन को आपको डिटेल में यहाँ लिखना है। अब ये जो हम आंसर दिए हैं आप इसको भी लिख सकते हैं, और अगर आप चाहें तो आप अपने शब्दों में भी आंसर लिख सकें। बेहतर हमेशा यही रहता है कि स्टूडेंट अपने शब्दों में आंसर लिखे। तो चलिए आइए हम लोग इसको पढ़ते हैं। इंडियाज फर्स्ट मेजर सिविलाइजेशन flourished for 1000 years from around 2500 BC along the Indus River Valley, which is now in Pakistan. इंडिया का जो सबसे पहला महत्वपूर्ण सभ्यता था वह हजारों सालों तक, लगभग 1000 साल तक फला फूला। और यह कब की बात है? लगभग 2500 BC बिफोर क्राइस्ट की। इस समय ये जो सिविलाइजेशन थी वो कहां पर बसी थी? इंडस रिवर के बगल में, इंडस नदी के बगल में, जो अभी पाकिस्तान में है। इट बिगेन टू डिक्लाइन अराउंड 1700 BC। इसका पतन क्या होता है? डिक्लाइन कब हुआ होने लगा? 1700 BC तक। द मेजर सिटीज वर मोहनजोदारो एंड हड़प्पा, एंड लेसर वंस वर लाइक द सिटी ऑफ लोथाल विच इज नाउ नियर अहमदाबाद, Kalibangan in Rajasthan and Ropar in Punjab. Lothal was especially significant since it was a port town. अब देखिए इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण शहर थे वो मोहनजोदारो और हड़प्पा थे, और जो थोड़े कम महत्वपूर्ण थे वो थे लोथाल जो अभी अहमदाबाद में है, राजस्थान में कालीबंगम, पंजाब में रोपार। अब देखिए जो लोथल है जो अभी अहमदाबाद में है वह इसलिए महत्वपूर्ण था क्योंकि वो एक पोर्ट टाउन था। ठीक है। द पीपल ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन व मल्टी एथनिक। अब जो लोग इस दौरान रहे होते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन में, वो लोग बहुत सारे जाति के थे। द स्केलेटल रिमेन्स फाउंड इन एक्सटेंसिव एक्सकवेशन सजेस्ट दिस। अब बहुत ज्यादा खुदाई करने के बाद जो हम लोग को हड्डियां बरामद हुई, जो अवशेष बरामद हुए, उससे यह पता चलता है देयर वर एन अर्बन सिविलाइजेशन विथ रिमार्केबल एबिलिटी एंड गुड प्लानिंग। अब देखिए वहां पे अर्बन सिविलाइजेशन भी था, लोग विकास भी किए थे, जिसमें यह समझ में आया था कि लोगों की क्षमताएं बहुत बढ़ चुकी थी और वो लोग बहुत अच्छी से योजना करके अपना रहन सहन ठीक करते थे। जो चीज बनाते थे उसके पहले बहुत सोच विचार करके सटीक बनाते थे। Priests who dictated social modes then ruled the society. उस समय जो पुजारी थे वह समाज को चलाते थे, वह उस पर राज करते थे। Origin of Hinduism belongs to this civilization. अब इस सभ्यता में हिंदू धर्म का आरंभ हुआ। Image worship was also practiced. अब तस्वीरों की पूजा की जाती थी। Worship of the mother goddesses, later called Kali, and that of a prehistoric form of Shiva were followed. अब देखिए काली माँ की पूजा की जाती थी और शिव जी की पूजा की जाती थी। Animals were considered to be sacred and the most prominent among them was the bull. अब देखिए उस समय जो जानवर थे वो बहुत धार्मिक माने जाते थे, और सबसे ज्यादा जो जानवर की महत्व थी वो थी सांड की। बुल क्या होता है? सांड होता है, बैल होता है। Other animals that were domesticated included the buffalo, the camel and the elephant. अब जो जानवर वो लोग पालते थे वो लोग बफेलो पालते थे, ऊंट पालते थे, हाथी पालते थे, और इनसे उन लोगों को काफी लाभ होता था। Beside cotton, several types of cereals were grown and stored in extensive granaries. अब देखिए वो लोग रुई का उत्पादन करते थे और भी बहुत तरह के वो लोग सीरियल्स का उत्पादन करते थे, अनाज का उत्पादन करते थे, और इसको वो लोग काफी मात्रा में भंडार गृह में रखते थे। ग्रैनरीज क्या होता है? भंडार करते थे वो लोग खाना का। ट्रेड वॉज कैरिड ऑन विद द पर्शियन गल्फ रीजन एंड मेसोपोटामिया। देखिए पर्शियन गल्फ जो जगह है और मेसोपोटामिया, उसके साथ व्यापार होता था। ऑर्नामेंट्स ऑफ गोल्ड, सिल्वर, कॉपर एंड सेवरल अलॉयज एंड प्रीशियस स्टोन्स वर यूज्ड। अब बहुत सारे ऑर्नामेंट्स, जेवरात इस्तेमाल किए जाते थे, सोना का,
चांदी का, तांबा का, अलग अलग तरह का चीज होते थे, बहुत सारे कीमती पत्थर होते थे। There were also flourishing art activities and crafts grew well. अब उस समय कला के क्षेत्र में भी बहुत ज्यादा लोग विकसित हुए, बहुत सारी शिल्पकारी भी हुई। A well-developed sewage system and that of a good garbage collection system was undertaken according to the excavation that took place in the city of Harappa. जब हरप्पा शहर की खुदाई हुई तब यह समझ में आया कि उस समय जो सुएज सिस्टम था, सुएज सिस्टम क्या होता है, अपने घर में वॉशरूम यूज करते हैं, ठीक है, वहां पे जो हमारा मल मूत्र निकलता है वह सुएज सिस्टम से साफ होता है और नदियों तक जाता है। अच्छे से वो लोग कूड़ा को फेंकने का, उसको कलेक्ट करने का तरीका अपनाए थे। दे हैड अ स्क्रिप्ट विच इज टोटली अनडेसिफरेबल इवन नाउ। अब उन लोग का एक स्क्रिप्ट था जो अभी तक हम लोग समझ नहीं पाए हैं। द डिमाइज ऑफ दिस ग्रेट सिविलाइजेशन इज अननोन टिल दैट। अब आज तक हम लोग को यह समझ में नहीं आया कि ये जो महान सभ्यता थी यह किस तरह से अंत हुई। आगे देखिए, इसी क्वेश्चन का आंसर हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं। द आर्यन इन्वेडर्स स्वेप्ट साउथ फ्रॉम सेंट्रल एशिया बिटवीन 1500 एंड 2000 बीसी। अब जो आर्यंस थे वो क्या किए थे, सेंट्रल एशिया से साउथ जो दक्षिण भाग था उसको अलग कर दिए थे हमला करके। कब? 1500 से 2000 बीसी। They later controlled the whole of North India and pushed the original inhabitants further south. अब बाद में वो लोग क्या किए थे, उत्तर भारत पे वो लोग कब्जा कर लिए थे और वहां पे जो लोग रहते थे उनको वो लोग दक्षिण भारत की तरफ ढकेल दिए थे, वहां जाने को मजबूर कर दिए थे। They were essentially a pastoral people with a flair for poetry, philosophical speculation and elaborate rituals. अब वो लोग जो थे वो कौन थे? पैस्टोरल थे। पैस्टोरल का मतलब क्या होता है? वो लोग देहाती थे, ठीक है, जिनको क्या था, फ्लेयर। फ्लेयर मतलब स्वभाव। वो लोग पोइट्री करते थे, फिलोसॉफिकल स्पेकुलेशन करते थे और उन लोग का बहुत सारा रिचुअल्स था, रस्म रिवाज था। ड्यूरिंग दिस पीरियड द सेक्रेड बुक्स लाइक द वेदास वर रिटन। अब यह जो समय है, कौन सा समय? इन द इंडियन सिविलाइजेशन का जो ये जो समय बताया जा रहा है यहाँ पे, इसमें क्या हुआ था, वेदा लिखा गया था। द कास्ट सिस्टम केम इनटू वॉक टू एस्टैब्लिश द स्टेटस ऑफ द प्रीस्ट। अब उस समय जाति का चलन आया ताकि जो पुजारी हैं उनका जो स्टेटस है उसको स्टैब्लिश किया जाए। स्ट्रिक्ट टैबूज वर एस्टैब्लिश्ड रिगार्डिंग मैरिजेस। शादी को लेके बहुत सारे नियम, बहुत ही कठोर नियम लाए गए। अब देखिए, टैबू क्या होता है? जो चीज आप इस्तेमाल अभी मान ना पाए, जैसे कि बच्चों का शादी, ये एक टैबू है क्योंकि ये ज्यादातर लोग इसको नहीं मानते हैं। तो कोई भी चीज जो ज्यादा लोग नहीं एक्सेप्ट करते हैं और कुछ लोग इसको कर रहे हैं, वो टैबू होता है। ड्यूरिंग द सेम पीरियड दारियस द पर्शियन किंग, जो कि 521 से 486 बीसी तक राज किया था, annexed the Punjab and Sindh, but he couldn't go any further. अब देखिए, ये पर्शियन किंग दारियस का बात हो रहा है। इसी समय में वो पंजाब और सिंध पर तो राज किया लेकिन उससे ज्यादा वह आगे नहीं बढ़ पाया। Alexander the Great marched from Greece in 326 BC, but his troops refused to march beyond the Beas River and he turned back without extending his power in India. Alexander the Great, जो कि ग्रीस से आए थे, कब? 326 बीसी में। वो अपने पूरे सेना के साथ कब? 20 नदी से आगे जाने से इनकार कर दिए और वह पीछे चले गए बिना भारत पर राज पावर स्थापित किए हुए। बुद्धिज्म रोज अराउंड 500 BC contemporaneously with Jainism and became a great challenge to Hinduism. अब देखिए, लगभग 500 BC में बुद्धिज्म का बहुत फैलाव हुआ, काफी लोगों तक बुद्धिज्म धर्म गया, बहुत लोग बुद्धिज्म मानने लगे। साथ ही साथ जैनिज्म धर्म का भी बहुत विस्तार हुआ और यह हिंदू धर्म के लिए बहुत बड़ा चुनौती बना। The appeal to both of these religions was that they opposed the Vedas and condemned casteism. अब देखिए, ये जो दोनों रिलीजन है, कौन सा? बुद्धिज्म और जैनिज्म, ये क्या बोलते थे? ये वेदा जो थे, 4 वेदा,
उनके खिलाफ थे और ये लोग जो कास्ट की प्रथा है, जाति की प्रथा है, इसकी निंदा करते थे। कॉन्डेम्ड करना मतलब निंदा करना। नाउ एक्सप्लेन द एरा ऑफ पोस्ट गुप्ता एज इन इंडिया। अब देखिए पोस्ट गुप्ता एज जो है वह जो समय था उसके बारे में बताइए। द पॉलिटिकल सीन इन इंडिया फ्रॉम द डिक्लाइन ऑफ द गुप्ताज अंटिल द राइज ऑफ हर्षा वॉज बिविल्डरिंग। अब देखिए जो पॉलिटिकल राजनीतिक दृश्य था कहाँ का, भारत का, कब, गुप्ताज के डिक्लाइन के बाद, उनके पतन के बाद, वो बहुत ही हक्का बक्का करने वाला था। ठीक है, वह बहुत ही उलझन में डालने वाला था। कब, विद द अंटिल द राइज ऑफ हर्षा, जब तक हर्षा जी का राइज नहीं हुआ, जब तक वो नहीं आया तब तक ये बहुत ही कंफ्यूज किया था कि ये कैसे हुआ। लार्ज स्केल डिस्प्लेसमेंट ऑफ पीपल्स कंटिन्यूड फ्रॉम फॉर सम टाइम। बहुत ही बड़े क्षेत्र में लोगों का इधर उधर होना चला कुछ समय तक। स्मॉल किंगडम्स वाइड विथ ईच अदर फॉर द हेरिटेज ऑफ गुप्ताज। जो छोटे छोटे साम्राज्य थे वह एक दूसरे से क्या किए थे, वह एक दूसरे से लड़े थे, प्रतियोगिता किए थे ताकि वो गुप्ताज का जो हेरिटेज है, जो चीजें गुप्ताज की थी उनको ले पाए। हेरिटेज का मतलब क्या होता है, विरासत। विरासत के लिए लड़ाई तो हमेशा से ही चलती आई है। नॉर्दर्न इंडिया वॉज डिवाइडेड इंटू 4 किंगडम्स ऑफ लेटर गुप्ताज ऑफ मगध, द मुखारीज, द पुष्यभूतिस एंड द मैत्राकास। अब जो मॉडर्न नॉर्दर्न इंडिया हुआ उसको बाद में 4 साम्राज्यों में बांटा गया। एक मगध के गुप्ताज, गुप्ताज कहाँ कहाँ के, मगध, मुखारीज, पुष्यभूतिस, मैत्राकास। The Mukharis first held the region of western UP around the कन्नौज। पहले जो मुखारिस थे वो क्या किए, वेस्टर्न यूपी में कन्नौज के आसपास थे। ग्रेजुअली दे आउटसेट द लेटर गुप्तास एंड मेड देम मूव टू मालवा। बाद में जो वो दूसरे गुप्तास थे उनको हटा के उनको मालवा तक भेज दिए। द पुष्यभूत इज रूल्ड टू थानेश्वर नॉर्थ ऑफ दिल्ली। दे हैड अ मैरिज अलायंस विद दी मुखारिस। अब देखिए जो पुष्यभूत थे वो किस तरफ थे, धानेश्वर, दिल्ली के नॉर्थ में। ठीक है, और उन लोग का एक मैरिज अलायंस हुआ, वो लोग शादी की अरवाएं अपने बच्चों का, किसका, पुष्यभूत और मुखारिस का। आफ्टर द डेथ ऑफ द लास्ट मुखारी किंग प्रोबेबली द मुखारी किंगडम एंड दैट ऑफ पुष्यभूति वर यूनाइटेड इनटू वन किंगडम। अब देखिए जब अंतिम मुखारी जो राजा थे उनके मृत्यु के बाद जो मुखारी राज्य था और जो पुष्यभूति था उसको मिला के एक राज्य बनाया गया। प्रोबेबली द मैत्राकास वर ऑफ इरानियन ओरिजिन एंड रूल्ड इन गुजरात। अब ये हो सकता है कि जो मैत्राकास थे वो कहाँ से थे, ईरानियन थे और वो लोग गुजरात पर राज किए। Although the political picture was discouraging, there were a few formative trends in this period. अब देखिए इस समय पे जो राजनीतिक चित्र है यह हम लोग को प्रोत्साहित नहीं करती है, ये हम लोग को डिस्करेज करती है, हमारे हिम्मत को तोड़ती है सुन के कि इस समय क्या हुआ होगा। ठीक है, लेकिन इस समय कुछ बहुत ही अच्छे अच्छे ट्रेंड्स आए थे। ठीक है, प्रवृत्तियां हुई थी। द गुप्तास इंपीरियल ट्रेडिशन सीम टू हैव कंटिन्यू। अब जो गुप्ता का जो ट्रेडिशन था वो कंटिन्यू हुआ था, वो चल रहा था। न्यूमरस इंस्क्रिप्शंस ऑफ किंग्स रिवील दैट द किंग्स क्लेम्ड डिसेंट फ्रॉम द गुप्तास वकटका डायनेस्टी। अब बहुत सारे इंस्क्रिप्शन क्या होता है, लिखित जो हम लोग को मिला राजाओं के बारे में, ये बताता है कि वह यह बता रहे हैं कि वह गुप्तास के डिसेंट्स हैं, गुप्ता उनके पूर्वज थे और वहां से वो आए हुए हैं। In the same period, even the character of the Hun invaders underwent change. अब इस समय पे जो हुन इन्वेडर्स थे, हुन जो आक्रमण करते थे उसमें बदलाव आया। तोरमाना was no savage but a Hinduist frontier king attacking a decaying empire. He ceased to be a foreigner. अब देखिए तोरमाना, अब ये क्या है, सैवेज। सैवेज का मतलब क्या होता है, सैवेज का मतलब होता है जंगली। ठीक है, ये जो तोरमाना है वो जंगली नहीं था, वॉज नो सैवेज बट अ हिंदू फ्रंटियर किंग। वह हिंदू फ्रंटियर किंग था जो कि क्या कर रहा था, डिकेइंग। डिकेइंग का मतलब क्या होता है, डिकेइंग का मतलब होता है
खराब होना, गलना सड़ना, तो जो एम्पायर है, राज्य, उसको जो गल रहा था, वो खराब हो रहा था, वह पतन की ओर जा रहा था. ही सीज टू बी अ फॉरेनर. यह माना जाता है कि वह एक विदेशी था. हिज सक्सेसर मिहिरकुला was undoubtedly one of the known tyrants of history. अब उसका जो सक्सेसर, बेटा जो उसके बाद आया, वो कौन? मिहिरकुला. ये क्या है? ये इतिहास में इनका बहुत नाम है. ठीक है. टायरेंट्स क्या होता है? टायरेंट होता है तानाशाह. वह तानाशाह था. अब तानाशाह क्या होता है? जो अपनी बात मनवाता है, चाहे कुछ भी हो, वह जो बोल देगा वही होगा. लेट बाई Baladitya Gupta, the last great monarch of the imperial dynasty. The rulers of North India combined to attack him and overthrow his power in a great battle of 1528 AD. अब इनके बाद बालादित्य गुप्ता हैं, जो कि यह माना जाता था कि वह सबसे आखिर महान सम्राट थे. ठीक है. किसके? इंपीरियल डायनेस्टी, गुप्ता डायनेस्टी के. और ये कहाँ था? रूलर ऑफ नॉर्थ इंडिया. ये नॉर्थ इंडिया पे, उत्तर भारत पे राज करते थे. ठीक है. कॉम्बाइंड टू अटैक हिम. ठीक है. अब देखिए, द रूलर ऑफ नॉर्थ इंडिया कॉम्बाइंड टू अटैक हिम एंड ओवरथ्रो हिज पावर. तो जो नॉर्थ इंडिया के रूलर्स थे, वो लोग इकट्ठा होकर इन पर अटैक किए. और ये युद्ध कब का है? 528 AD. आफ्टर दिस इवेंट द किंगडम्स ऑफ द एज कैरिड ऑन द ट्रेडिशन ऑफ द एम्पायर. अब इसके बाद जो उस समय के साम्राज्य थे, वह ट्रेडिशन को आगे बढ़ाए. इन एंड अराउंड द विंध्यास एंड द वकटकास रूल्स विद इफेक्टिव अथॉरिटी. अब देखिए, उस समय जो विंध्यास थे, वकटका रूल्स, ठीक है, वो अच्छे से चले. इन द गैंगनेटिक वैली द मुखारी किंग्स कंसोलिडेटेड देयर रूल. अब देखिए, गैंगेटिक वैली जो था, वहां पे कौन थे? मुखारी किंग थे. वो लोग अच्छे से राज किए. ट्रू, द इंपीरियल ट्रेडिशन वॉज अंडर एक्लिप्स, but the country as a whole was a peaceful, prosperous, and it was not subject to anarchical disruption. अब देखिए, ये सच है कि उस समय ये जो ट्रेडिशन था, सभ्यता थी, ठीक है, उस पर ग्रहण लग गया था, वो ग्रस्त हो रहा था. लेकिन अगर पूरे देश की बात की जाए तो वहां पे शांति की माहौल थी. लोग सफल हो रहे थे, कामयाब हो रहे थे, बहुत विकास हो रहा था. ठीक है. और ये अनार्किकल क्या होता है? ये होता है नियम प्रतिकूल, मतलब नियम मानने वाला. ठीक है. तो ये डिस्ट्रप्शन नहीं था. ठीक है. एक्सप्लेन द स्टेटस ऑफ सोसाइटी इन द वैदिक एज इन इंडिया. अब वैदिक एज जो भारत में रहा, उस समय जो सोसाइटी का स्टेटस था, वो क्या था, कैसे था, वो बताने बोला जा रहा है. तो आइए इसको करते हैं. When the Aryans first entered India, they were divided in 3 social classes: the warriors, the priest and the common people. जब आर्यंस भारत आए थे तो उनको 3 सामाजिक दृष्टि से बांटा गया था. 3 क्लासेस थे उनके. एक वॉरियर्स थे, फिर आए आपके दूसरे जो थे वो प्रीस्ट थे, पुजारी, और तीसरे आम आदमी. ठीक है. योद्धा, पुजारी और आम आदमी, ये 3 क्लासेस था. However, the concept of class as such did not exist, as people did not consider themselves to be a member of a particular group, and the whole system was fairly loose and flexible. लेकिन जो लोग उस समय रह रहे होते थे, उन लोगों को ये कोई क्लास नहीं समझ में आता था, और वो लोग ये क्लास को नहीं मानते थे, क्योंकि जितने भी लोग थे वो लोग खुद को एक टीम का या एक ग्रुप का मेंबर नहीं मानते थे. ठीक है. वो जो पूरा सिस्टम था वो उतना ज़्यादा ठीक नहीं था. Occupations were not hereditary, for were there any restriction on intermarriages or taboos on one could eat with whom. अब उस समय ऐसा नहीं था. हेरिडेटरी ऑक्यूपेशन क्या होता है कि बाप दादा से चला हुआ जो काम आ रहा है वही करो. तो ऐसा कोई नियम नहीं था और कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं था. आप किसी से भी चाहे तो शादी कर सकते थे. जैसे आज के ज़माने में इंटरकास्ट मैरिज में प्रॉब्लम होता है. लोग यही सोचते हैं कि मेरी जाति पे हम लोग शादी करें. तो पहले वैसा कुछ नहीं था, और ये भी नहीं था कि आप किसके संग खा सकते हैं, नहीं खा सकते हैं, उठ सकते हैं, बैठ सकते हैं. आज ये सब होता है, लेकिन वैदिक एज में ये सब नहीं था. These divisions solely existed for facilitating social and economic organization. अब ये जो डिवीजन था ये इसलिए था ताकि जो सोशल और इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन है उसको थोड़ा फैसिलिटीज मिले. The first developments in the direction of the caste system took place when the Aryans began treating the native of the land, the dasas,
as beyond their social structure. अब देखिए जो सबसे पहला विकास हुआ ये कास्ट सिस्टम में, वो तब हुआ जब आर्यंस क्या किए, अपने नेटिव्स जो लोग उनके जमीन में रहते थे उनके संग व्यवहार जो वो किए, ठीक है, जो उनके दास थे उनके साथ. Such an idea probably evolved because the Aryan felt they would lose their unique identity if they mingled with them. अब ये जो कास्ट सिस्टम का इसलिए आया क्योंकि जो आर्यंस थे वो ऐसा सोचते थे कि अगर हम सब लोग मिल के रहेंगे, ये जो दास हैं हमारे, जो लोग हमारे नीचे काम कर रहे हैं, अगर उन लोग में और हमारे में कोई डिफरेंस नहीं रहेगा तो सब एक जैसे रहेंगे, एक जैसे हो जाएंगे, तो हमें जो है अलग से कोई नाम नहीं मिलेगा. A rudimentary system now came up with four major castes: the Brahmins, priests, Kshatriyas, warriors, Vaishyas, cultivators, and the Shudras, Dasas, and those of mixed Aryan Das origin. The first three castes were solely Aryan. अब देखिए इसमें फिर क्या हुआ, चार कास्ट बनाया गया, जाति बनाई गई. सब एक ब्राह्मण हुए जो पुजारी, दूसरे क्षत्रिय जो योद्धा होते थे, तीसरे वैश्य जो कल्टीवेटर्स होते थे, वो लोग खेती बाड़ी करते थे, और जो चौथे होते थे वो शूद्रास थे, दास थे, और उसमें बहुत आर्यन दास भी थे. जो पहला तीन है क्या, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, ये सिर्फ आर्यन लोग ही होते थे. दिस वॉज नॉट हाउएवर अ फॉर्मल डिवीजन ऑफ सोसाइटी. लेकिन अब ये जो था ये कोई फॉर्मल डिवीजन नहीं था समाज का, ये बस आपस में था. द थ्री आर्यन कास्ट वॉज अ सॉर्ट ऑफ थियोरेटिकल फ्रेमवर्क इवॉल्व्ड दैट केप्ट देम एज वन डिस्टिंक्ट ग्रुप, सेपरेट द नॉन आर्यंस फ्रॉम द नॉन आर्यंस. अब जो तीन यहाँ पे हम लोग बात किए हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, ये सिर्फ थियोरेटिकल फ्रेमवर्क है ताकि उन लोगों को एक ग्रुप में ये लोग हैं, और जो नॉन आर्यंस हैं, जो लोग आर्यन नहीं थे, उनको अलग रखने के लिए. अमंग्स दीज थ्री कास्ट देयर वॉज फ्लेक्सिबिलिटी and they could freely change professions and interminglingly was not an issue. अब ये जो तीन कास्ट थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, ये लोग जब चाहें अपने काम को बदल सकते थे और एक साथ रहना, उठना, बैठना, खाना खाना, फिर शादी ब्याह करना, ये कोई बहुत बड़ा बात नहीं था. An important point is that soon the ownership of goods like cattle and land were an important deciding factor in one's social status. अब देखिए इसमें एक जो बहुत महत्वपूर्ण बिंदु था भाई, जब किसके पास कितना भेड़ बकरी है, कितना जमीन है, उस हिसाब से उसका सोशल स्टेटस देखा गया. जिसके पास ज्यादा जमीन होती थी वो ज्यादा उसका स्टेटस होता था, जिसके पास ज्यादा गाय बछड़े ये सब होते थे, जानवर होता था पालने के लिए उनके अपने, तो उनका ज्यादा अच्छा स्टेटस होता था. दिस इज वन ऑफ द कॉज दैट लेड टू द चेंज इन द कास्ट सिस्टम इनटू अ रिजिड वन. अब ये जो हुआ स्टेटस की जब बात आ गई, तो यहां से जो कास्ट सिस्टम हुआ वो और ज्यादा कठोर होता चला गया. द फोर्थ कास्ट हाउएवर वाज कंसिडर्ड सेपरेट एंड ओवर टाइम दे वर कंसिडर्ड लोअर, which after several centuries reached such a level that one would become polluted if one would even touch them. अब ये जो चौथा कास्ट था, शूद्रास, जो दास होते थे, वो आस्ते आस्ते अलग तो थे ही वो, अब वो इतना ज्यादा नीचे चले गए कि काफी सौ साल के बाद, काफी वक्त के बाद एक ऐसा वक्त आया कि जो लोग इन लोगों को छू भी ले वो दूषित माने जाते थे, तो लोग छुआछूत मानने लगे थे. ओवर अ पीरियड देयर वॉज अ ग्रेजुअल चेंज इन द सेटअप. द वैश्या मूव्ड अप, became traders and landowners, and the Shudras became cultivators. अब वक्त के साथ थोड़ा चेंजेस आया. जो वैश्या थे वो क्या, व्यापार करने लगे, वो लोग जमीन के मालिक हो गए, और जो शूद्रा थे वो कल्टीवेटर्स हो गए. वो क्या करते थे, खेती करते थे. कि कहां पर, वैश्याओं जो थे उनके जमीन पर. However, the Shudras were still kept out of the participation in Vedic rituals. लेकिन जो वैदिक धर्म था, रस्म रिवाज था, उनसे शूद्रास को अलग ही रखा जाता था. This led the Shudras to worship their own gods. तो इससे क्या हुआ, जो शूद्रास थे वो अपने भगवान की पूजा करने लगते थे. One consequence of such a development was that this created a vertical division of society. अब इससे क्या हुआ कि विकास ऐसा हुआ कि एक अलग समाज बन गया, शूद्रास का अलग बन गया और आर्यंस का अलग बन गया. Ironically, such a division later came to be of some positive use because whenever a new group of people arrived in India, they were accommodated very easily. तो अब इससे क्या हुआ कि यहाँ एक बहुत ही अच्छा चीज हुआ कि जब भी
भारत में कोई नया ग्रुप आता था तो उसको आराम से रहने मिल जाता था, वह जो भी नियम धर्म चाहते थे वह पालन कर पाते थे। They formed their own subcaste which allowed them to practice their own religion and beliefs, and they also fitted into the overall caste structure of society. अब भारत में फिर क्या हुआ, जो लोग आए वो लोग अपना कास्ट बना लिए, तो इससे क्या हुआ कि उन लोगों का अपना धर्म हो गया, अपने सोच हो गए, रिलीजियंस है, बिलीफ है, जो जो धर्म मानना चाहा वो मानने लगा, और आराम से जो ओवरऑल कास्ट स्ट्रक्चर था हमारे समाज का वो होने लगा और वो लोग उसमें रहने लगे। आज भी आप भारत में देखेंगे तो कई तरह के जातियों के लोग एक साथ रहते हैं। The establishment of caste system was no doubt influenced by many other factors as well. अब ये जो कास्ट सिस्टम की स्थापना हुई इसमें बहुत सारे दूसरे भी फैक्टर्स हुए, कर्क हुए। With the gradual change of the Aryan community from a nomadic one into a settled agriculture one, specialization of labor began to take place. अब देखिए, आर्यन कम्युनिटी नोमैडिक थे, सभी तो नोमैडिक था। नोमैडिक मतलब जो एक जगह से दूसरी जगह तक जाते थे खाना की तलाश में, ठीक है। वहां से जो लोग सेटल्ड एग्रीकल्चर हुए, मतलब वो लोग किसान बन गए, सेटल हो गए, तो क्या हुआ कि जो लोग काम करते थे, जो लेबर थे, वो स्पेशलाइज्ड होने लगे। द क्लियरिंग ऑफ फॉरेस्ट एंड एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सेटल्ड कम्युनिटीज क्रिएटेड अ न्यू सेट ऑफ पीपल, द ट्रेडिंग कम्युनिटी। अब जो जंगल था उसको साफ करने लगे थे लोग, वहां पे सेटल कम्युनिटीज होने लगा था, लोग वहीं पे बसने लगे थे, तो इससे एक नए तरह के लोगों का बने जो ट्रेडिंग कम्युनिटी हुआ, जो लोग व्यापार करते थे। Thus, they were now two distinct kind of people, those who cleared and cultivated the land and those who traded goods and supplies between settlements. अब देखिए, तो यहां पे क्या हुआ, दो तरह के लोग हुए। एक वो जो कि जमीन को साफ करते थे, वहां खेती बाड़ी करते थे, और दूसरे वो जो व्यापार करते थे, ठीक है। With the gradual development of government and the creation of the king, of a new class of people was needed, those who would ensure the king's and the kingdom's protection. अब देखिए, विकास होता गया, सरकार का विकास होता गया, फिर राजा का प्रथा आया, तो एक नया तरह के लोग आए जो जरूरत थे, जो कि राजा का और उसका जो राज्य था उसकी रक्षा कर सके। They came to be known as क्षत्रियस, वॉरियर्स। अब फिर वो लोग कौन हुए, योद्धा हुए, क्षत्रियस। आज भी आप जिस भी देश में होते हैं, आपके सोल्जर्स हैं, सेना है, तो वो क्या है, वॉरियर्स, योद्धा तो हैं जो आपको बचाते हैं हर चीजों से। Meanwhile, the Brahmins, priest, of course existed in their own class. अब उस समय जो ब्राह्मण्स, जो पुजारी थे, उनका वो अपने क्लास में थे ही। The priests were quick to see the benefits of such a society and the power the upper caste could command. अब जो पुजारी थे वो लोग देख पा रहे थे कि इस समाज में रहने से उनको क्या क्या फायदा है, साथ ही साथ अपर कास्ट होने से वो लोग किस तरह से अच्छा से जी सकते हैं और कैसे जो लोअर कास्ट है उन पर राज कर सकते हैं। They deftly maneuvered themselves into the highest caste segment by claiming that only they could bestow divinity and protection on the king. अब वो लोग क्या किए, वो लोग अपने आप को हाईएस्ट कास्ट सेगमेंट में रख लिए, ये कह के कि वो लोग जो राजा है उसका प्रोटेक्शन कर सकते हैं, वो लोग पुजारी हैं, वो लोग पूजा पाठ करते हैं, तो इससे क्या होगा कि जो राज्य है उसको फायदा होगा। वो लोग देवताओं की पूजा करते हैं, वो लोग देवी देवता से हैं, और देवी देवता कौन थे, जो देश को चलाए, बनाए, दुनिया को कौन बनाया, भगवान ही तो बनाए। तो भगवान से किसका कनेक्शन ज्यादा है, पुजारियों का। इस बात से वो लोग अपने आप को ऊंचे कास्ट पे रखते थे। द प्रीस्ट बिगेन गिविंग लीगल सैंक्शन टू द कास्ट सिस्टम। अब जो पुजारी थे वो लोग क्या किए, जो जाति की प्रथा थी उसको लीगली कर दिए कि हाँ अब से ये एक ऐसा चीज है जो कि सबको मानना पड़ेगा। द कास्ट सिस्टम ओवर टाइम वेंट थ्रू सिग्निफिकेंट चेंजेस। अब ये जो जाति की प्रथा है ये वक्त के साथ बहुत सारे इसमें महत्वपूर्ण बदलाव हुए। कास्ट बिकेम हेरिडेटरी, restrictions on caste eating together came into place and the intermarriage became an issue. अब देखिए, हेरिडेटरी, बाप दादा जो कास्ट के थे उनके बच्चे भी उसी कास्ट के हो गए, हम लोग भी वैसे ही हैं। फिर क्या हुआ, बहुत सारे ऐसे जाति हो गए जिनके संग उठना बैठना खाना
पीना ये सब वर्जित हो गया, रोक लग गया। साथ ही साथ इंटरकास्ट मैरिज, अब क्या हो गया कि आप किसी और समाज में आप शादी नहीं कर सकते थे, वह एक बहुत ही बड़ी समस्या होती थी। The caste system continued its evolution, and in times the initial four main castes were divided into numerous subcastes and group, leading to a highly divided society that attempted to face the British in 18th century. अब ये जो जाति की प्रथा है इसमें बहुत बदलाव होता गया और जो मेजर चार जो जात बने थे वो छोटे छोटे जातों में बंटता गया और ये एक बहुत बड़ा ग्रुप बन गया जो कि 18वीं सदी में जब ब्रिटिशर्स भारत पे राज कर रहे थे तो उनके खिलाफ अटेम्प्ट हुआ था सामाजिक। ये सब हम लोग आगे के चैप्टर्स में पढ़ेंगे। एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ रिलीजन इन एंशिएंट इंडिया। प्राचीन भारत में धर्म का क्या महत्व था इसके बारे पे आपको लिखने बोला जा रहा है। इंडिया हैज लॉन्ग बीन नोन एज अ वेरी स्पिरिचुअल रिलीजियस हैवी एरिया ऑफ द वर्ल्ड। अब देखिए, विश्व में भारत को एक ऐसा देश माना जाता है जहां पे धर्म, सभ्यताएं ये बहुत ज्यादा मायने रखती हैं। ठीक है। इन इंडिया रिलीजन इज अ वे ऑफ लाइफ। भारत में धर्म जीने का एक तरीका है। इट इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द एंटायर इंडियन ट्रेडिशन। भारतीय जो सभ्यता है उसका ये बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है। हर एक व्यक्ति किसी ना किसी धर्म से जुड़ा हुआ है। फॉर द मेजॉरिटी ऑफ इंडियंस रीजनल परमिट्स एवरी एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ, फ्रॉम कॉमन प्लेस डेली कोर्स टू एजुकेशन एंड पॉलिटिक्स। भारत में रहने वाले ज्यादातर लोग जो हैं वो धर्म के अनुसार अपनी जीवन जीते हैं। वो जिस धर्म के हैं उस धर्म को पालन करते हैं। हर रोज का उनका पूजा पाठ, खान पीन का काम धंधा सब कुछ उसके हिसाब से होता है। वो कैसे पढ़ाई करेंगे उस हिसाब से, उनके धर्म के हिसाब से होता है। पॉलिटिक्स जो लोग सरकार चलाते हैं वो भी कुछ ना कुछ धर्म से जुड़े होते हैं। इंडिया इज वन ऑफ द मोस्ट रिलीजियसली डाइवर्स नेशन इन द वर्ल्ड विथ वन ऑफ द मोस्ट डीपली रिलीजियस सोसाइटीज एंड कल्चर्स। भारत जो है विश्व के स्तर पे अगर हम लोग देखें तो ये एक ऐसा धार्मिक देश है जहां पे बहुत सारे धर्म के लोग रहते हैं और ये जो समाज है, यहाँ की जो संस्कृति है उसमें धर्म जो है वो बहुत ज्यादा मायने रखता है। रिलीजन प्ले अ सेंट्रल एंड डेफिनेटिव रोल इन द लाइफ ऑफ द कंट्री एंड मोस्ट ऑफ इट्स पीपल। देखिए, रिलीजन धर्म, हर एक व्यक्ति जो भारत में रह रहा है उसके लिए वह कौन से धर्म से जुड़ा है उस हिसाब से उसका जीना और मरना यह सब मायने रखता है। The faith of more than 80% of the people is Hinduism, considered the world's oldest religious and philosophical system. अब भारत में लगभग 80% लोग हिंदू धर्म को मानते हैं और यह माना जाता है कि हिंदू धर्म दुनिया का सबसे पुराना धर्म है और फिलोसॉफिकल सिस्टम है। इस्लाम इज प्रैक्टिस बाय अराउंड 13% ऑफ ऑल इंडियंस। भारत में रहने वाले जो लोग हैं लगभग 13% लोग इस्लाम धर्म मानते हैं। सिखिज्म, Ayavazhi, Buddhism and Jainism are Indian-born religious system that are strong and influential not in India but across the world. अब देखिए, कुछ कुछ धर्म जो है वो भारत में भी आए, जो भारत से ही हुए। सिखिज्म बोलिए, आयावजी हुआ, बुद्धिज्म हुआ, जैनिज्म हुआ, ये कहाँ पर इनका जन्म हुआ? ये धर्म का भारत में ही, और ये बहुत ही ताकतवर है और इनका जो इन्फ्लुएंस है, इनका जो प्रभाव है वह सिर्फ भारत में नहीं है बल्कि पूरे दुनिया में बहुत जगह पर है। अब देखिए, क्रिश्चियनिटी, ज़ोरोएस्ट्रियनिज्म, जुडाइज्म एंड द बहाई फेथ आर आल्सो इन्फ्लुएंशियल बट देयर नंबर्स आर स्मॉलर। अब देखिए, कुछ लोग क्रिश्चियनिटी, ज़ोरोएस्ट्रियनिज्म, जुडाइज्म और बहाई ये जो धर्म है इसको भी मानते हैं, लेकिन इसका जो नंबर्स है मतलब बहुत कम लोग हैं अगर हम लोग विश्व के स्तर पर देखें। डिस्पाइट द स्ट्रॉन्ग रोल ऑफ रिलीजन इन इंडियन लाइफ, एथिज्म एंड एग्नोस्टिक आर ऑल्सो विजिबल इन्फ्लुएंस। अब देखिए, भारत के जो लोग हैं इनकी जिंदगी में हम लोग देख पाते हैं कि बहुत ये लोग धर्म मानते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कि नास्तिक होते हैं। नास्तिक क्या होता है?
एस्थेसिज्म, मतलब जो लोग धर्म नहीं मानते हैं, ठीक है। फिर कुछ लोग एग्नोस्टिक्स होते हैं। एग्नोस्टिक्स क्या होता है? यह होता है अज्ञेयवाद का अनुयायी, मतलब ये लोग देखिए भगवान को नहीं मानते हैं, लोग धर्म को नहीं मानते हैं, ये लोग अलग तरह से अपना जीवन जीते हैं। Hinduism is a worldwide religious tradition that is based on the Vedas and it is direct descendant of the Vedic religion. अब जो हिंदू धर्म है वह वर्ल्ड वाइड रिलीजियस ट्रेडिशन है। विश्व में आप कहीं भी चल जाएंगे आपको हिंदुइज्म मिलेगा ही मिलेगा। और ये कहां से आया है? वेदा से, ठीक है, जो कि डायरेक्ट डिसेंडेंट है वैदिक रिलीजन के। डिसेंडेंट क्या होता है? मतलब अब जैसे मैं, मेरे जो पूर्वज हैं वो जिस धर्म को मान रहे थे मैं भी उसी को मानते जा रहा हूं, तो मैं डिसेंडेंट हूं। Hinduism evolved from a monolithic religion into a multitude of tradition over a period of 1500 years. अब देखिए हिंदुइज्म कहां से आया था? मोनोलिथिक रिलीजन था, ठीक है, उसमें बहुत ट्रेडिशंस थे और ये लगभग 1500 वर्ष में हुआ। It encompasses many religious rituals that widely vary in practice as well as many diverse sects and philosophies. अब इसमें बहुत सारे रस्म रिवाज होते हैं जो कि बहुत सारे लोग इसका पालन करते हैं जो हिंदू धर्म मानते हैं। इसमें बहुत सारे फिलॉसफी है, सेक्शंस है, बहुत सारे धर्म है, बहुत सारी जातियां हैं। विथ एन एरे ऑफ डाइटीज ऑल मैनिफेस्टेशन ऑफ द वन सुप्रीम मोनिस्टिक ब्राह्मण आर वेनेट्रेटेड। अब देखिए हिंदू धर्म में बहुत सारे देवी देवता हैं, ठीक है, और इसमें जो सबसे सुप्रीम है, सुप्रीम कौन है? हिंदू धर्म में माना जाता है कि जो ब्राह्मण है वो सबसे ऊपर है, वो उनकी किसकी पूजा करता है? देवी देवताओं की पूजा करता है। इसीलिए ब्राह्मण का सम्मान हिंदू धर्म में बहुत उच्च स्तर पर होता है। Thus, Hinduism is often misconceived to be a polytheistic religion, although the belief is in a singular universal soul is a fundamental tenet of the Hindu faith. अब देखिए बहुत बार ऐसा होता है कि लोग ये सोचते हैं, मिसकंसीव्ड मतलब उन लोगों को ये गलत फहमी होती है कि हिंदुइज्म जो है वो क्या है? बहुविवाद संबंधी, मतलब इसमें बहुत तरह के धर्म होते हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि हिंदू जो मानते हैं वह एक भगवान को, एक सिंगुलर, एक आत्मा को मानते हैं। बिलीव्स, कोड्स एंड प्रिंसिपल्स वैरी फ्रॉम रीजन टू रीजन। अब आप अलग अलग प्रांत में जाएंगे, अलग अलग जगह जाएंगे तो लोगों का सोच अलग है, विश्वास अलग है, उन लोगों का तरीका अलग है। इट इज द थर्ड लार्जेस्ट रिलीजन इन द वर्ल्ड विद अ फॉलोइंग ऑफ अप्रोक्सीमेटली 1 बिलियन पीपल। अब हिंदुइज्म जो है वह दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा धर्म है और जिसमें लगभग 1 बिलियन पीपल, ठीक है, लोग हैं। 98% of Hindus can be found on the Indian subcontinent, chiefly in India. अब देखिए जो हिंदू धर्म मानते हैं उसके 98% लोग आपको इंडिया में ही मिल जाएंगे। It is noteworthy, however, that the relatively small Himalayan kingdom of Nepal is the only nation in the world with Hinduism as its state religion. लेकिन यह ध्यान देना है कि हिमालयन किंगडम जो कि नेपाल में है वो छोटा है और वहां पर हिंदू धर्म का ही सिर्फ पालन होता है। बुद्धिज्म, known in the ancient India as Buddha Dharma, originated in the northern India in what is today the state of Bihar. अब बुद्धिज्म जिसको प्राचीन भारत में बुद्ध धर्म माना जाता था, कहा जाता था, वो कहां पे आया? वो नॉर्दर्न इंडिया में आया जो अभी कहां पर है? बिहार में है। इट रैपिडली गेन्ड एडहेरेंट्स ड्यूरिंग द बुद्धाज लाइफ टाइम। जब गौतम बुद्ध जीवित थे तो इसके बहुत सारे फॉलोअर्स आए, बहुत लोग इनको मानने लगे। अप टू द 9th century, Indian followers numbered in the hundreds of millions. While the exact cause of the decline of Buddhism in India is disputed, it is known that the mingling of Hindu and Buddhist societies in India and the rise of Hindu Vedanta movement began to compete against Buddhism. अब बोल रहा है कि 9th century तक बहुत सारे इंडियन फॉलोअर्स जो थे, बहुत लोग बुद्धिज्म को मानने लगे थे और हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस, लाखों लोग मानने लगे थे। लेकिन ये पता नहीं चला कि किस तरह से जो बुद्धिज्म धर्म है भारत में इसका पतन होने लगा। और ये माना जाता है कि जब हिंदू और बुद्धिस्ट समाज एक साथ मिलने लगे थे तब हिंदू वेदांता मूवमेंट चला था
और इसके वजह से क्या हुआ था कि बुद्धिज्म का पतन हुआ था। Many believe that Hinduism adoption to Buddhism resulted in Buddhism rapid decline. अब बहुत लोग ये भी मानते हैं कि जो लोग हिंदुइज्म से बुद्धिज्म मानने लगे थे, इसकी वजह से जो बुद्धिज्म है उसमें बहुत ज़्यादा पतन होने लगा, वो बहुत जल्दी कम होने लगा उसके फॉलोअर्स। Also, Muslim invaders are recorded to have caused massive devastation on monasteries, libraries and statuaries as they did on Hindu religious life. अब ये भी माना जाता है कि जो मुस्लिम लोग थे जो आक्रमण किए थे, वो लोग बहुत ज़्यादा मोनास्ट्रीज, आपका लाइब्रेरी, स्टैट्यूटरी, ये सब को नष्ट किए थे, जिस तरह से वह हिंदुओं के साथ भी किए थे, हिंदू धर्म के साथ भी किए थे। Many Indian Buddhist population remained intact in or migrated to place like Sri Lanka, Tibet and other Asian countries. अब बहुत सारे जो इंडियन बुद्धिस्ट थे, जो बुद्धिज्म मानते थे, वो लोग क्या किए, वो लोग बुद्धिज्म तो छोड़े नहीं, लेकिन वो लोग चले गए, श्रीलंका चले गए, कुछ तिब्बत चले गए और कुछ दूसरे एशियन कंट्रीज चले गए। Jainism, along with Hinduism, Buddhism and Sikhism, is one of the four major धर्म religion originating in India. अब देखिए, भारत में जो 4 बहुत ही महत्वपूर्ण धर्म होते थे, वो कौन थे? जैनिज्म थे, हिंदुइज्म, बुद्धिज्म और सिखिज्म। In general, Jains are extremely well represented in spite of the fact that they form only 0.4%, around 4.2 million of India's total population. अब जैनिज्म जो है, जैन धर्म, वो बहुत ज्यादा लोगों के सामने आने लगा, लेकिन तथ्य यह है कि सिर्फ 0.4% लोग, लगभग 42 लाख लोग जैन धर्म को मानते थे इंडिया के टोटल पॉपुलेशन के। तब की बात है, 0.4%। Many of them rich and an overwhelming majority of them are well to do. अब उसमें बहुत लोग अमीर थे, ठीक है, और वो लोग बहुत अच्छा करते थे। As such, it can be said that they hold power and wealth disproportionate to their small population. तो इसलिए भी हम लोग कह सकते हैं कि उनके पास शक्ति थी, वो लोग ताकतवर थे, उन लोगों के पास बहुत पैसा था और वो लोग बहुत ही कम जनसंख्या थी उनकी, जो लोग जैन धर्म मानते थे। सबसे ज्यादा कौन धर्म मानते थे लोग? हिंदू धर्म। एक्सप्लेन द कंप्लीट सिनारियो ऑफ द पर्शियन सिविलाइजेशन। अब देखिए, जो पर्शियन सिविलाइजेशन है, इसका आपको पूरा जो सिनारियो है, क्या था, क्यों था, कैसे आया, कब आया, कौन थे इसमें, ये सब बताने बोल रहा है। द पर्शियंस वर अ हाईली फ्लरिशिंग सिविलाइजेशन बैक इन द डे। उस समय जो पर्शियंस थे वो बहुत ज्यादा फल फूल रहे थे, पर्शियन सभ्यता के लोग। एट द टाइम their empire was the largest yet seen in the ancient world. उस समय उनका जो साम्राज्य था वो प्राचीन दुनिया का बहुत ही बड़ा साम्राज्य था। Persia's territory stretched across a vast area of 3000 miles total. अब उनका जो साम्राज्य था वो लगभग 3000 मील्स से भी ज्यादा था। The Persians controlled a wide sweep of land through extending from Asia Minor to India, including what are now present-day Turkey, Iran, Egypt, Afghanistan and Pakistan. अब जो पर्शियन थे वो बहुत बड़ा एरिया में थे वो लोग, जहां एशिया माइनर से भारत तक, और इसमें आज जो टर्की है, ईरान है, इजिप्ट है, अफगानिस्तान और पाकिस्तान, ये सब पर पर्शियंस राज किए। It wasn't until 522 BC that the Persian Empire became unified. अब बोल रहा है कि 522 BC तक पर्शियन एम्पायर यूनिफाइड नहीं हुआ था। The Emperor Darius accomplished the real unification of this empire. अब यूनिफिकेशन क्या होता है? संयुक्त करना, जोड़ना। तो इसके जो एम्परर डारियस आए वो सबको जोड़े। Darius set up a government that was then used as a template for the later rulers. अब डारियस एक जो क्या किए, एक सरकार बनाए जो उस समय जो बाद में राज करने के लिए लोग आए उनको हेल्प हुआ, क्योंकि वो जो नियम बनाए वो नियम उस सरकार का वो लोग भी पालन करने लगे। He then divided the Persian Empire into provinces. A government official called a satrap headed each of these provinces. फिर वो क्या किए, जो पर्शियन साम्राज्य था उसको प्रोविंसेस में बांटे।
प्रोविंसेस क्या होता है? प्रोविंसेस होता है टेरिटरी, प्रांतों में बांटने लगे, उसको छोटा छोटा भाग किए, ठीक है। और गवर्नमेंट ऑफिशियल, सबका वहां पर सरकारी लोग होते थे जो काम करते थे, ठीक है, जो कि सट्राप कहते थे जिसको, हर एक प्रांत में। अकॉर्डिंग टू द इकोनॉमी एंड द वेल्थ ऑफ ईच प्रोविंस डिटरमाइंड हाउ मच टैक्स वुड कॉस्ट फॉर दैट ईयर। आप देखिए, हर एक प्रांत में जैसे लोग रहते थे, जितना उनके पास पैसा था, उस हिसाब से देखा जाता था कि कितना कर लगेगा, टैक्स लगेगा उस शहर को चलाने में। लाइक द ग्रेट किंग Hammurabi, Darius adopted rules and laws from the people in which he conquered. अब देखिए, हमूरबी जो कि महान राजा थे, उनके तरह डैरियस भी बहुत नियम और कानून लाए ताकि वह अपने लोगों को, जो लोगों पे उनको राज करना है, उन पर वो हुक्म चला सके, उन पर राज कर सके। Darius then drew a single code of laws in which the people within the empire had to abide by. अब डारियस क्या किए? एक नियम बनाए जो उसके राज साम्राज्य में जितने लोग थे सबको मानना पड़ा। पर्शिया wasn't a really big fighting country. अब जो पर्शिया था वो एक लड़ाकू देश नहीं था। They really weren't in many wars. वो बहुत ज्यादा युद्ध में नहीं रहते थे। However, the ruler or leader at the time had his own personal army. लेकिन उस समय जो रूलर्स होते थे या जो लीडर्स होते थे, उनका अपना एक पर्सनल आर्मी होता था। They were about 10,000 men in this personal army at any given time. अब ये जो पर्सनल आर्मी उनका जो था, उसमें हर समय कम से कम 10,000 लोग होते थे। But he only chose the people who were going to devote their lives and be loyal only to him. लेकिन वह उन्हीं को चुने जो उनके लिए अपने जीवन को दे सके, उनके लिए मर तक सके और उनके प्रति पूरे वफादार हों। दिस सेलेक्टेड ग्रुप नोन एज द इमॉर्टल्स। अब ये जो लोगों को वो चुनते थे जो उनके लिए जान तक दे दें, जो उनके प्रति पूरे ईमानदार हों, उनको द इमॉर्टल्स कहा जाता था। देयर वर ऑल्सो पीपल हु एक्टेड एज पुलिस स्टेट। अब वहां ऐसे भी लोग थे जो कि पुलिस स्टेट की तरह काम करते थे। These people were highly intelligent and they went around undetected and collected information on gatherings and events anywhere in the empire. अब ये लोग बहुत चालाक थे, बहुत ही बुद्धिमान थे, ठीक है, और ये लोग पूरे राज्य में कहां पर क्या हो रहा है, कहां क्या घटनाएं हो रही हैं, इन सब की देख रेख करते थे। रॉयल इंस्पेक्टर्स was the name given to this very selected few. अब ये जो होते थे, इनमें से कुछ लोगों को रॉयल इंस्पेक्टर का नाम दिया जाता था। With thoughts of a greater economy and excessive unity, Darius ordered the construction of better roads, hoping to communicate and link the empire with the more distant parts of the region. अब ये सोचे थे डारियस कि बहुत ही महान अर्थशास्त्र बनेगा, बहुत ही सबको जोड़ के रखा जाएगा, तो इसके लिए वो अच्छे रास्तों का निर्माण करने को कहे, ये सोच के कि सब अच्छे से मिल पाएंगे, अच्छे से व्यापार होगा और दूर दूर तक जो हमारा साम्राज्य है वह एक दूसरे से मिला रहेगा। द पर्शियन सेट अप अ न्यू सिस्टम ऑफ वेट्स एंड मेजर्स। अब जो पर्शियंस है वह नया नियम बनाए कैसे चीजों को नापा जाएगा, तोला जाएगा। पर्शियन सिविलियंस अडॉप्टेड द यूज ऑफ कॉइन्स। दिस आइडिया वाज अडॉप्टेड फ्रॉम द लिंडियंस। पर्शियंस क्या किए? वो सिक्कों का इस्तेमाल करने लगे, ठीक है, और ये उनको आइडिया कहां से मिला? लिंडियंस से। Most other civilization were still using a barter economy, exchanging one thing for another, but using coins now gave them the opportunity to become merchant and traders. अभी भी बहुत सारे ऐसी सभ्यताएं थी जो कि बार्टर इकोनॉमी पे चलती थी, मतलब वो लोग सामान का लेन देन करते थे। लेकिन अब ये जो डारियस थे, इनकी जो इकोनॉमी थी पर्शियन सिविलाइजेशन की, वो लोग कॉइन्स का इस्तेमाल करते थे, तो इससे क्या हुआ? व्यापार भी आने लगे, व्यापार होने लगा। Thus replacing barters with the exchange of money. तो इससे क्या हुआ? जो बार्टर सिस्टम था, चीजों का लेन देन था, वह बदल के अब पैसे से होने लगा।